मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की पूरी 29 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। 2019 में बीजेपी के खाते में पूरी 28 सीटें आई थी और एक सीट छिंदवाड़ा की बीजेपी नहीं जीत सकी थी। लेकिन बीजेपी के इस टारगेट में जो 29 सीटों का है, उसमें एक दो नहीं बल्कि कम से कम 5 से 6 ऐसी सीटें हैं, बल्कि कह सकते हैं कि आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी जिन पर बीजेपी की जीत जो है बहुत आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इन सीटों पर तगड़ी फाइट है। फिर चाहे कांग्रेस ने बीजेपी को फाइट दे रखी हो या फिर किन्हीं सीटों पर कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे त्रिकोणीय मुकाबला है, तो जिसके चलते बीजेपी पूरी 29 सीटें जीत पाएगी जो बीजेपी दावा कर रही है, ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तो चलिए समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पे बीजेपी को फाइट मिल रही है। महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में छिंदवाड़ा और मंडला दो ऐसी सीटें हैं जिन पे बीजेपी को तगड़ी फाइट मिल रही है। छिंदवाड़ा की सीट तो आमतौर पर कहा ही जाता है कि सालों से वो नाथ परिवार के कब्जे में है, और देश में कितने ही कमल खिल जाएं लेकिन छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ खिलते हैं। तो इस बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं, वो फिर से कांग्रेस से मैदान में है। बीजेपी ने वहां पर बंटी साहू को मैदान में उतारा है, लेकिन वोटिंग के बाद जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो छिंदवाड़ा सीट के बारे में तो कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के ही खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महाकौशल की दूसरी सीट है मंडला सीट। इस सीट पर भी बीजेपी को फाइट मिल रही है। इसकी कई सारी वजह है। एक वजह तो यह है कि फग्गन सिंह कुलस्ते पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं को वापस टिकट दिया है और पिछले 2-3 बार से वो लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं। और अभी हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव, जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर ओमकार सिंह मरकाम को उतारा है। ओमकार सिंह मरकाम एक नया चेहरा है। और अगर यहाँ बात करें कि बीजेपी को किस तरह से फाइट मिल रही है या इस सीट पे बीजेपी किस तरह से जो है बीजेपी के लिए जीत किस तरह से परेशानी हो, मतलब बीजेपी की जीत में किस तरह से परेशानी हो रही है, तो उसमें एक फैक्टर तो ये है कि चूंकि उस चेहरे को मैदान में उतारा है जो पिछले कई सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, या कहें कि पिछले कई सालों से बीजेपी उन्हें ही प्रत्याशी बना रही है, केंद्रीय मंत्री बनते रहे हैं, साथ ही जो है वहाँ के सांसद भी हैं। तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर जो बीजेपी के नेता हैं, उनके मन में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इस बात की कसक है कह सकते हैं, या इस बात को उन्हें लगातार लगती रही है कि पार्टी लगातार एक ही चेहरे को आगे बढ़ा रही है, किसी और कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल रहा। दूसरी बात की चूंकि विधानसभा के हारे हुए कैंडिडेट हैं, तो अब उनको वापस लोकसभा में उतारा गया है, तो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तीसरा ये कि चूंकि जो क्षेत्र की जनता है उसका भी ये मानना है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था, या पिछले 3-4 बार के जो उनके सांसद हैं, उनको एक कह सकते हैं कि उनके चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, वही कांग्रेस ने नया चेहरा दिया है। और वहाँ के लोग ओमकार सिंह मरकाम को भी बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए वहां पर चूंकि चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी है, और कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता के मन में भी ये बात लगातार है कि एक ही चेहरा सालों से लगातार बढ़ रहा है, जनता भी एक चेहरे को लेकर चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी, जैसे मैंने कहा, और साथ ही कांग्रेस ने एक नया चेहरा दिया है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि मंडला सीट भी जीतना बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन है। वही बात करें हम ग्वालियर चंबल से, तो ग्वालियर चंबल में 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी को अच्छी फाइट मिल रही है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मुरैना सीट की। मुरैना सीट में बीजेपी की फाइट क्या, बल्कि कह सकते हैं कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जिस तरीके से वहाँ से कैंडिडेट बीजेपी ने शिवमंगल तोमर को कैंडिडेट बनाया है, कांग्रेस ने नीतू सिकरवार को बनाया है, वहीं जो है बीएसपी ने रमेश गर्ग को अपना कैंडिडेट बनाया है। चूंकि ये इलाका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और ग्वालियर चंबल इलाका जो ऐसा है कि जिसमें मध्य प्रदेश में यहाँ की राजनीति पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर चलती है, जातिगत तौर पर, मतलब जातिगत राजनीति यहाँ की मानी जाती है। तो ऐसे में अगर तीनों कैंडिडेट को देखें तो शिवमंगल तोमर, नीतू सिकरवार, ये आपस में ही चूंकि एक ही वर्ग से आते हैं, तो आपस में ही इनके वोट बटेंगे। दूसरा, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो एक मजबूत उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आता है। उनके भाई की बात करें तो वो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी भाभी ग्वालियर की मेयर हैं, जो लगभग 25-30 साल बाद ग्वालियर में जो कांग्रेस की मेयर बनी वो उनकी भाभी हैं। और तीसरा हम बात करें उनका खुद का जो है अपना उनका खुद का जो वहाँ पर पूरे क्षेत्र की जनता उनको भली भांति जानती है, और उनका खुद का भी एक जो है लोकप्रियता उस इलाके में है। दूसरा, अगर बीजेपी की बात करें तो शिवमंगल तोमर है, तो दोनों ही एक ही वर्ग के होने के चलते जो वहाँ का कह सकते हैं ठाकुर वोट जो है वो वहां पर बढ़ सकता है, गुर्जर वोट वहां का बढ़ सकता है। तीसरा, हम बात करेंगे बीएसपी के कैंडिडेट की। जो बीएसपी के कैंडिडेट रमेश गर्ग हैं, वहां पर
तो उनको बीएसपी का डेडिकेटेड वोट तो जाएगा, लेकिन उसके बाद अब वो डिपेंड करता है कि जो अपर कास्ट वोट है वो कितना कटता है। तो यहाँ पर जो सीधे तौर पर अगर वोट बंटवारे की बात करें तो काफी हद तक वोट बीजेपी के खाते से भी बट रहे हैं, और काफी हद तक जो है कांग्रेस के जो बीएसपी के डेडिकेटेड वोट हैं वो तो कांग्रेस के साथ जाएंगे ही। तो ऐसे यहाँ पर भी एक त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें बीजेपी के खाते से कुछ ज्यादा ही वोट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस सीट पर भी बीजेपी को फाइट मिल रही है। चौथी सीट है राजगढ़ सीट। राजगढ़ सीट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है, और दिग्विजय सिंह ने जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कहेंगे कि जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ था उसके बाद से इतना धुआंधार प्रचार करा, या कह सकते हैं कि एक एक घर जाके या 1-to-1 लोगों से इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करी कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को नाम डाला। और वहीं अगर बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो मौजूदा सांसद रोडमल नागर ही हैं, और बात यह है कि रोडमल नागर को लेकर वहाँ की जनता में वही बात है कि चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी है, कई बार उनको लेके लापता के पोस्टर भी वहां पर लग चुके हैं, क्षेत्र की जनता उनसे नाराज बताई जा रही है। वहीं अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करेंगे तो दिग्विजय सिंह चूंकि वहां से पहले सांसद भी रह चुके हैं, 10 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और बतौर मुख्यमंत्री राजगढ़ गुना की जनता को जो है खास सुविधाएं दी जाती थी कि उनके अगर कोई काम है, उनकी कोई चीजें हैं तो उन्हें पहले ध्यान से देखा जाता था। तो इस तरह से दिग्विजय सिंह का जो पर्सनल कनेक्ट था, कहते हैं कि इस चुनाव में उन्होंने जाकर उसको और पूरा किया। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि बड़ा चेहरा है और रोडमल नागर से काफी उनकी लोकप्रियता ज्यादा है लोगों के बीच में, या लोगों के बीच में कह सकते हैं कि लोग उनको ज्यादा जानते हैं दिग्विजय सिंह को। तो एक फाइट वहां पर निश्चित ही दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, और चूंकि दिग्विजय सिंह का चेहरा है इसलिए बीजेपी ने उस पूरी सीट पर हिंदुत्व के कार्ड पर कैंपेनिंग करी, और बीजेपी लगातार पूरी कैंपेनिंग में हिंदुत्व के कार्ड पर ही डटी रही। विंध्य क्षेत्र की सीटों की बात करेंगे तो विंध्य क्षेत्र की सीटों में सतना की सीट ऐसी है और सीधी की सीट जहां पर बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो यही कारण है कि सीधी में तो कैंडिडेट ने लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर हम सतना की बात करें, सबसे पहले सतना की बात करते हैं। सतना में बीजेपी ने मौजूदा जो उनके सांसद हैं गणेश सिंह, उन्हीं को टिकट दिया है, और गणेश सिंह हाल ही में कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस ने वहां से सिद्धार्थ कुशवाहा जो सिटिंग एमएलए है उसको टिकट दिया है, और वहां बीएसपी से नारायण त्रिपाठी मैदान में है। तो सतना के इक्वेशन कुछ ऐसे हैं कि नारायण त्रिपाठी वो चेहरा है जो किसी भी पार्टी से खड़ा हो आमतौर पर जीत उसी के खाते में होती है। और सतना के निर्णायक वोटों की बात करें तो सतना के जो निर्णायक वोट होते हैं वो ब्राह्मण वोट होते हैं। और अब अगर 3-4 चीजों पे देखें कि सिद्धार्थ कुशवाहा सिटिंग एमएलए है, सिद्धार्थ कुशवाहा चूंकि ओबीसी वोट उनके खाते में जाएंगे, और ये कहा जाता है कि जैसे गणेश सिंह भी ओबीसी, दोनों ही एक समुदाय से आते हैं, गणेश सिंह भी ओबीसी में आते हैं, तो उस वोट का भी बंटवारा होगा। दूसरा, जो एंटी इनकम्बेंसी चेहरे की वहां भी मौजूद है। गणेश सिंह को लेकर वहां की जनता का यह मानना है कि उन्होंने वहां पर जो है विकास उतना नहीं किया जितना मोदी सरकार में दूसरी जगहों पर हुआ। सतना आज भी केंद्र की अच्छी योजनाओं से वंचित है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है जो वहां के लिए भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक निगेटिव फैक्टर है। तीसरा, सिद्धार्थ कुशवाहा चूंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं तो ये लगातार ये 2 चीजें हैं। और तीसरी, नारायण त्रिपाठी की मौजूदगी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वोट जो है ब्राह्मण वोट है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बीजेपी और कांग्रेस का बटेगा, और अगर वो एक तरफा नारायण त्रिपाठी को जाता है तो ऐसी स्थिति में फाइट नारायण त्रिपाठी मतलब कि बीएसपी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच भी है। तो यहाँ भी सतना की सीट पर भी एक त्रिकोणीय फाइट है, और इसको भी नहीं कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर इसे बीजेपी जीत रही है। वहीं विंध्य इलाके में हम सीधी की बात करेंगे तो सीधी में कांग्रेस ने जो है अपने पुराने चेहरे कमलेश्वर पटेल पे भरोसा जताया है, और जो बीजेपी ने राजेश मिश्रा को एक नए चेहरे को टिकट दिया है, क्योंकि वहां से पहले सांसद रीति पाठक थी, और रीति पाठक जो है अब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़कर मध्य प्रदेश में विधायक है। तो बीजेपी ने वहां से राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है। तो अब इन 2 कैंडिडेट्स में जो समझने की बात है वो ये है कि कमलेश्वर पटेल ने जो चुनाव लड़ा है वो ओबीसी वोट का पोलराइजेशन कमलेश्वर पटेल के लिए हुआ है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय सिंह, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं,
और जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं उनका भी उस इलाके में काफी दबदबा है। तो इस बार जो कहा जा रहा है कि कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो अगर वोटों का ओबीसी वोटों का पोलराइजेशन कमलेश्वर पटेल से हुआ है तो वहाँ के कांग्रेस के डेडिकेटेड वोट और जो अजय सिंह के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उनके डेडिकेटेड वोट एक तरीके से कांग्रेस को जाते हैं। और अगर बीजेपी की जो परेशानी बढ़ सकती है वो इसलिए भी बढ़ सकती है कि जो राजेश मिश्रा है वो नए चेहरे हैं और जनता के बीच में उनकी छवि उतनी बेहतर नहीं मानी जाती है। दूसरा, राजेश मिश्रा के अगेंस्ट में दो बीजेपी के बागी भी वहां पे खड़े हुए, जिनमें से जो है लक्ष्मण बैस हैं और दूसरे जो हैं बीजेपी के बागी हैं वो अजय प्रताप सिंह हैं, जो राज्यसभा के सांसद भी थे। तो ये दोनों बागी के तौर पे मैदान में हैं। तो ऐसे में ये जो बड़ा वोट का हिस्सा कटेगा, एक तरह से कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह के साथ लड़ने से कांग्रेस का वोट एक होता है, लेकिन लक्ष्मण बैस और अजय प्रताप सिंह के खड़े होने से बीजेपी का वोट कटता है। इसलिए यहाँ की सीट भी, हालांकि यहाँ का निर्णायक वोट ब्राह्मण का है, लेकिन यहाँ की सीट भी बीजेपी के लिए जीत में थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं निमाड़ मालवा की सीटों में बात करें तो झाबुआ सीट ऐसी है जिसपे कांग्रेस बीजेपी को तगड़ी फाइट दे रही है और इस सीट का इक्वेशन कुछ ऐसा ही है कि ये भी आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट होने के साथ साथ दोनों कैंडिडेट जो हैं, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, दोनों का ही इलाके में दबदबा है। दोनों को जनता वहाँ की बहुत बेहतर तरीके से जानती है। हालांकि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट का कद बीजेपी के कैंडिडेट की तुलना में काफी बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है और कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और झाबुआ से ही उनका बेटा विक्रांत भूरिया इस समय विधायक भी है। तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस में उनमें रहते हुए या जब वो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने झाबुआ में कितना विकास किया उसे लेकर वोट मांगने जा रहे हैं। तो अनीता नागर भी एक बड़े जो है राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पति नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अगर बात करें कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि जो नागर परिवार है या जो नागर सिंह चौहान का परिवार है या अनीता नागर का परिवार है वो कहीं ना कहीं एक माफियाओं से मिला हुआ है, ये आरोप लगातार कांग्रेस के होते हैं। और वहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो शहरी क्षेत्र है रतलाम और रतलाम शहर के आसपास की जगह वो पूरी तरह से बीजेपी का डेडिकेटेड वोटर है। और जो झाबुआ और जो अलीराजपुर वाला इलाका है वहाँ का जो है आदिवासी वोटर, वो डिपेंड करता है कि वो अब किसे वोट करेगा, क्योंकि वहां पर एक और बात चल रही है। अगर वोटर की बात करें तो लगभग वहां पर 10 लाख के आसपास भील वोटर हैं, वहां पे 3 लाख के आसपास मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर हैं। तो अगर इस तरह के इक्वेशन को देखें तो वहां पर भील वोटर ज्यादा है और इसी तरह कांग्रेस उस पूरे इलेक्शन को भील और भिलाला में कन्वर्ट करना चाहती है, क्योंकि जो भील समुदाय है उससे जो है कांतिलाल भूरिया आते हैं और अनीता नागर भिलाला समुदाय से है। तो एक तरीके से असली आदिवासी कौन की लड़ाई भी वहां पे लड़ी जा रही है। और अगर वोटों का कॉम्बिनेशन देखें तो निश्चित ही कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर शहरी क्षेत्र देखें तो वो पूरी तरह से बीजेपी को वोट करता है, मोदी के चेहरे पर वोट करता है। लेकिन दोनों इस सीट पर दोनों ही कैंडिडेट एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं।